Hi everyone. So once again welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta and today in this video we are taking a topic of CPC, that is appeal from appellate decree, or we can say second appeals. So before this lecture I have uploaded two parts of appeals. In the part 1 we discuss what is the meaning of appeal, what is right of appeal, what is one right of appeal. Appeal is a continuation of suit, and certain other topics are relate to the introduction of the appeal in civil suits, right? And in part 2 we discuss specifically section 96 that talks about the appeal from original decree, or I can say the first appeal. And apart from this I also discuss section 97, 98, राइट. सो आई रिकमेंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट इनिशियल स्टेज से समझ में आए कि अपील क्या है, फर्स्ट अपील क्या है, एंड तभी आप सेकंड अपील के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए अब आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं. तो बात करें अगर अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री की, तो इसके जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 100 से लेके 103, देन 107, 108 एंड ऑर्डर 42. ये सारे सेक्शन एंड ऑर्डर डील करते हैं सेकेंड अपील के बारे में. नाउ लेट्स रीड फर्स्ट व्हाट डज सेक्शन 100 सेज. इट प्रोवाइड्स फाइलिंग ऑफ सेकेंड अपील इन दी हाई कोर्ट. ये बताता है कि कैसे एक सेकेंड अपील फाइल की जाती है इन द हाई कोर्ट. सो इट डिक्लेयर्स दैट एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री passed in appeal by any court subordinate to high court if high court is satisfied that the case involve a substantial question of law. ये बताता है कि एक अपील जो है वो हाई कोर्ट में कब लाई करेगी. एक अपील हाई कोर्ट में तब लाई करेगी जब वो किस डिक्री के अगेंस्ट पास हुई हो, जब वो उस डिक्री के अगेंस्ट पास हुई हो जो कि अपील की डिक्री थी एंड पास की गई है बाय अ कोर्ट जो कि हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है. अब थोड़ा घुमा लग रहा होगा क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बता देती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल ये एक ए कोर्ट है, ठीक है, ये ए कोर्ट है, ये एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है, और ये और जो सूट था उसके ऊपर इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, ठीक है, इट हैड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो इसने एक पास किया डिसीजन उस सूट में, उस केस में, बट एक अग्रीव पार्टी थी जो सेटिस्फाइड नहीं थी उस डिसीजन से, उस डिटर्मिनेशन से. फिर वो एक इससे हायर कोर्ट में जाती है, ठीक है, एक हायर कोर्ट में जाती है और वहां पर अपील दायर करती है अगेंस्ट द डिक्री जो कि इस कोर्ट ने पास की थी. तो वो तो हुई हमारी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जिसे हम फर्स्ट अपील कहते हैं. अब इस पर्सन ने, इस कोर्ट ने उस डिक्री के अगेंस्ट अपील में डिसीजन पास किया, लेकिन फिर भी कोई एक पार्टी जो थी फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थी उस डिसीजन से. उसको लग रहा था कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है एंड आई एम सफरिंग. तो फिर एक पार्टी जो है वो इसके डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट में सेकंड अपील दायर करती है कि ये जो डिक्री पास की थी आई एम सफरिंग फ्रॉम इट, और मैं इसके अगेंस्ट सेकंड अपील ले डाउन कर रही हूँ इन दी हाई कोर्ट, ठीक है. तो वही सेक्शन 100 कह रहा है, इट डिक्लेयर्स दैट एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट. एक अपील तब हाई कोर्ट में लाई करेगी फ्रॉम एवरी डिक्री पास इन अपील. किस डिक्री से? जो कि पास की गई थी अपील में. यहाँ अपील में ही तो पास हुई थी. किस कोर्ट के द्वारा? बाय एनी कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट. एक ऐसा कोर्ट ने अपील पास की है, उसमें डिसीजन पास किया जो कि सबऑर्डिनेट थी, हाई कोर्ट से निचली अदालत थी, राइट. सो डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. इट ऑल्सो लाइज अगेंस्ट एन अपीलेट डिक्री पास एक्स पार्टे. इसके अलावा जो है सेकेंड अपील किस में लाई कर सकती है? एक ऐसी अपीलेट डिक्री जो कि एक्स पार्टे पास हुई है, ठीक है. एक्स पार्टे डिक्री में भी सेकेंड अपील लाई करती है. देन appellant has to precisely state in the memorandum of appeal the substantial question of law इन्वॉल्व इन दी अपील. इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जो अपीलेंट है, जो सेकंड अपील लेकर आया है हाई कोर्ट में और जो उसका मेमोरेंडम ऑफ अपील प्रिपेयर कर रहा है, तो ज़रूरी है कि उस मेमोरेंडम ऑफ अपील में वो स्टेट करे द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो इन्वॉल्व है अपील के अंदर उसको स्टेट करे प्रिसाइजली, राइट. अभी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? देखो, ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, एक तरीके से कह सकते हैं
इट इज द सेंटर ऑफ द सेकंड अपील। अभी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है, ये कहीं पे भी एज सच कोड में या किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है, बट सर्टेन केस लॉज में इसका डिटर्मिनेशन के टेस्ट बता रखे हैं कि हाउ अ क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और फिर उसके ऊपर उसके बेसिस पे सेकंड अपील लाई करेगी। तो हम ये भी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम सेक्शन 100 को कंप्लीट करते हैं, उसके प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ इस स्टेज पे याद रखिए कि अपीलेंट जो है उसको मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर प्रिसाइज फॉर्म में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि अपील में मेंशन है उसको स्पेसिफाई और स्टेट करना होगा, राइट। आफ्टर दैट इट स्टेट्स दैट where High Court is satisfied that the substantial question of law is involved in the case, कि अब जब हाई कोर्ट के पास मेमोरेंडम आता है एंड जब वो देखते हैं इस चीज़ों को, अपील को रीड आउट करते हैं, देन वो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ इस केस के अंदर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, राइट, एंड इट शैल फॉर्मुलेट सच क्वेश्चन, और उस सब्सटेंशियल लॉ जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उससे एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जा सकता है और उसके बेसिस पे अपील को सुना जा सकता है। तो अगर ये चीज़ हाई कोर्ट सेटिस्फाइड होती है देन वो उसके बेसिस पे अपील को हियर करेगी। सो द हाई कोर्ट कैन हियर द अपील ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड। तो उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो फॉर्म हुआ है उसके बेसिस पर जो है अपील को सुन सकती है हाई कोर्ट। High Court permits the respondent to argue at the hearing of appeal that the question formulated by court is a substantial question of law does not involve such question। अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो रिस्पोंडेंट को, जो सामने वाली पार्टी है, उसको ये परमिशन देती है, उसको अलाउ करती है कि वो चाहे तो अपील की हियरिंग के टाइम पर आ सकता है और आर्ग्यू कर सकता है कि ये जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया है और जिसके बेसिस पे सेकंड अपील ले डाउन हुई है हाई कोर्ट में, एक्चुअल में ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं है। एक्चुअल में इस सूट के अंदर, इस केस के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था ही नहीं। तो इस पॉइंट पे हाई कोर्ट कहेगी कि हाँ रिस्पोंडेंट आके आर्ग्यू कर सकता है, राइट। अभी ये इसके सारे प्रोविजन थे सेक्शन 100 के। नाउ देयर इज अ प्रोविजंस थे, नाउ देयर इज अ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 105, राइट, 100 subsection 5. So it states that High Court has power to hear the appeal on any other substantial question of law not formulated by it if it is satisfied that the case involves such question। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाँ although अगर केस के अंदर हाई कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्यों फॉर्मुलेट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी किसी और क्वेश्चन को हियर कर सकते हैं अपील में हाई कोर्ट। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ दैट द केस इन्वॉल्व सच क्वेश्चन, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि केस में ये क्वेश्चन है और इसके ऊपर भी आई कैन हियर द अपील, तो दिस इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स एंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर सच सेटिस्फेक्शन, लेकिन हाई कोर्ट को अपने रीजंस रिकॉर्ड में देने होंगे कि लाइक हाउ ही इज सेटिस्फाइड, व्हाट आर द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज सेटिस्फाइड कि आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन एज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इवन इफ आई हैव नॉट फॉर्मुलेटेड इट, राइट। सो द हाई कोर्ट हैज टू स्पेसिफाई दैट एंड हैव टू गिव द रीजंस फॉर द सेम। तो इसका प्रोविजो है, नाउ वी आर हैविंग अ केस रिलेटेड टू द सेम, that is Mahindra and Mahindra Limited versus Union of India, where the court observed that the under proviso to section 100 जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, the court should be satisfied that the case involves substantial question of law and not a mere question of law। तो ज़रूरी है कि जब कोर्ट कोई और क्वेश्चन को कंसिडर कर रही है अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो उसने फॉर्मुलेट नहीं किया था, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि केस सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को ले जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, एक जो कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, एक मेयर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, राइट। द रीजन फॉर परमिटिंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी रेज शुड बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट। और इसके अलावा जो अगर वो किसी और क्वेश्चन जो उन्होंने फॉर्मुलेट नहीं किया और उसको वो अगर ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं फॉर हियरिंग द अपील, तो वो उसके रीजंस भी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो दिस वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। अभी लाइक हम लोग सेकेंड अपील पढ़ रहे हैं, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेकेंड अपील एंड रिविजन, ठीक है। तो हम अब उसको देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड अपील एंड रिविजन। So there are 5 points of difference. First is second appeal lies to High Court on the ground of substantial question of law। अभी तक हमने पढ़ ही लिया कि second appeal जो है वो High Court में किस ground पे lie करती है, on the ground of substantial question of law। और revision में क्या है, revision जो है वो अगर कोई jurisdictional error होता है subordinate court ने जो अपना decision दिया उसमें, तो फिर जो है एक higher court जो होती है वो अपने उसको पार में ले लेता है, अपने
और उसको रिवाइज करता है जो भी जजमेंट और डिसीजन दिया गया है। तो वो किस पे होता है, वो अगर कोई जुरिसडिक्शनल एरर होता है जजमेंट में तो उसके बेसिस पे रिवीजन किया जाता है। तो ये जो है वो तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही है, बट रिवीजन लाइज ऑन अ जुरिसडिक्शनल एरर। जुरिसडिक्शनल एरर इट कैन बी ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस और सब्जेक्ट मैटर का हो सकता है या पैक्यूनरी जुरिसडिक्शन हो सकता है। देन द सेकंड पॉइंट इज अ सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ डिक्री पास बाय फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। जो सेकंड अपील है वो सिर्फ उसी डिक्री के अगेंस्ट फाइल की जाती है जो कि डिक्री पास हुई है बाय द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, राइट। वेयरएज revisionary powers of high court can be invoked only in those cases wherein no appeal lies। देखो रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस ये उन्हीं केसेस में किए जाते हैं जहां पे नो अपील हो, अब नॉन अपीलेबल केसेस जो होते हैं। अब क्योंकि वो नॉन अपीलेबल केसेस होते हैं इसीलिए उनको रेफरेंस मिल जाता है कि किस तरह का कोई भी गलतियां ना हो और किसी भी तरह के डिस्क्रिपेंसीज को अवॉइड करने के लिए इन ऑप्शंस को प्रोवाइड किया गया है बाय द सीपीसी। तो रिविजनल पावर्स हाईकोर्ट के पास सिर्फ किस केसेस में होती है, जो कि नॉन अपीलेबल होते हैं, जिसमें अपील का कोई प्रोविजन लाए नहीं करता है, राइट। थर्ड पॉइंट इज सेकंड अपील डिफाइंड अंडर सेक्शन 100, 103, 108 एंड ऑर्डर 42। ठीक है, इन सेक्शन में सेकंड अपील बताया है और रिविजन बताया है आपका सेक्शन 115 में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इन सेकंड अपील हाई कोर्ट हैज पावर टू इंटरफेयर इन द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इज नॉट लीगल। ठीक है, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो इलीगल है या फिर वो लीगल नहीं है, तो वहां पर कोर्ट के पास पावर होती है कि सेकंड अपील के अंदर वो उस जजमेंट के अंदर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। वेयर इज रिविजन में हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि अगर हाई कोर्ट के पास रिविजन में आया है क्या नाम है लॉ कोर्ट का जजमेंट, तो और उनको लग रहा है कि ये लीगल नहीं है, तो नहीं, दैट एट दैट टाइम रिविजन के टाइम पे हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज in second appeal high court can decide the questions of fact in various situations। although हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि फर्स्ट अपील जो है वो तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ग्राउंड पे भी हो सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ग्राउंड पे भी हो सकती है, मिक्स पे भी हो सकती है, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ग्राउंड। लेकिन जो सेकंड अपील है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है। बट यहाँ पे बोला है कि हाँ कुछ सर्टेन कंडीशन सिचुएशंस होती हैं जिसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर भी सेकंड अपील लायक करती है। लेकिन रिविजन की अगर बात करें तो रिविजन हाई कोर्ट कैन नॉट डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर रिविजन में जो है हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ अब वो बात करते हैं जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। So the term substantial question of law has not been defined anywhere under CPC or in any other statute। ये जो substantial question of law है, ये जो term है, ये कहीं पर भी ना ही CPC में डिफाइन है ना ही किसी और statute में डिफाइन है। there is a case Union of India versus Ibrahimuddin 2012 का केस है। Here it was held that the existence of substantial question of law is a sine qua non। एक लीगल मैगजिम है जिसका मतलब होता है इट्स एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी। कि अगर सेक्शन 100 के अंदर एक्सरसाइज पास करनी है तो देयर इज एक इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल कंडीशन है दैट देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा देन नो सेकेंड अपील कैन बी फाइल्ड, क्योंकि उसी के बेसिस पे, उसी के ग्राउंड पे जो हाई कोर्ट है वो क्या नाम है एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करती है, फिर उसी को हेयर करती है इन द सेकेंड अपील, राइट। नाउ वी आर हैविंग अनदर केस दैट इज नीलाल मेहता एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन वेदर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज सब्सटेंशियल और नॉट। तो इस केस के अंदर, सो आई कैन से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, एक टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑब्जर्व किया था कि कैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल है या सब्सटेंशियल नहीं है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। सो इसका एक टेस्ट है। देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला कि वेदर इट इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, एंड दूसरा whether it directly and substantially affect the rights of parties, and if so whether it is an open question and not being finally decided by the highest court or is not free from doubt or calls for alternative views। कि पहली बात तो बोली कि क्या ये एक जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, दूसरा क्या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या सब्सटेंशियली क्या ये पार्टीज के राइट को इफेक्ट कर रहा है, इसके अलावा अगर कर रहा है तो क्या ये एक ओपन क्वेश्चन है, ठीक है, और क्या ये अभी तक किसी भी हाईएस्ट कोर्ट द्वारा सेटल किया गया है, ये सेटल नहीं किया गया है।
ठीक है, और क्या ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है? तो अगर ये जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टीज के राइट्स को इफेक्ट कर रहा है, अगर ये ओपन क्वेश्चन है, प्लस अगर अभी तक इस क्वेश्चन को अभी तक किसी भी हाईएस्ट कोर्ट ने सेटल नहीं किया है फाइनली, एंड ये फ्री फ्रॉम डाउट भी नहीं है, इसके अंदर कुछ डाउट्स है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये हेल्ड हुआ था इस केस में। तो ये एक टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है, अगर इन सारे टेस्ट को पास करता है क्वेश्चन तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब देखते हैं कि कौन कौन से कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसिडर किए जाते हैं। So questions which may be said to be substantial question of law, वो questions which can be called as substantial question of law, right? Like a question of law on which there is a conflict of opinion. कोई ऐसा question of law है in the case, in the suit, जिसमें judicial opinion के ऊपर ही conflict चल रहा है parties के बीच में, right? तो वो question एक substantial question of law consider किया जाएगा and court उसके basis पे second appeal को अप्रूव कर सकती है और उसके ऊपर अपना जो डिसीजन है वो अलॉट कर सकती है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइंडिंग विदाउट एनी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, इट मीन्स दैट अगर केस के अंदर जो कोई भी फाइंडिंग्स हुई हैं वो बिना एविडेंस के रिकॉर्ड किए गए अगर की गई है वो फाइंडिंग की रिकॉर्डिंग, ठीक है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट कैन गिव इट्स डिसीजन इन द सेकेंड अपील। देन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल एविडेंस, अगर कोर्ट ने जो निचली अदालत थी उसने किसी तरह के इररिलेवेंट एविडेंस को या इनएडमिसिबल एविडेंस को कंसिडरेशन में लिया और उसके बेसिस पे अगर डिसीजन दिया था, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। कि कैसे एक इनएडमिसिबल क्वेश्चन को, हाउ अ एविडेंस बिकम एडमिसिबल, एक एविडेंस एडमिसिबल कब बनता है? दो चीज़ें इसका एक क्राइटेरिया होता है। पहला द एविडेंस शुड बी रेलेवेंट एंड दूसरा इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी, मतलब उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर दैट इज एब्सेंट तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनएडमिसिबल एविडेंस। तो अगर ऐसे किसी एविडेंस को कंसिडरेशन में लिया गया है तो दैट विल बी अ क्वेश्चन, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देन मिसकंस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स, अगर मिसकंस्ट्रक्शन किया गया है एविडेंस का या किसी डॉक्यूमेंट का, इन द केस मिसकंस्ट्रक्शन मीन्स गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है या गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है उसको। देन नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, अगर केस के अंदर क्वेश्चन जो है वो किसी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को लेकर ही है कि वेदर इट इज एडमिसिबल और नॉट, ठीक है, उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, दैट क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एंड द लास्ट इज placing the onus of proof on a wrong party. Onus of proof means the burden of proof. तो अगर जो burden of proof है अगर केस में किसी wrong party के ऊपर डाल दिया गया जो कि actually उसके ऊपर नहीं जाना था, so that will be again be called as a substantial question of law. So I hope अब आपको एक आइडिया हो रहा होगा आफ्टर हमने पहले केस में देखा कि क्या एक determination test है एंड फिर ये कुछ एग्जाम्पल। सो आई गेस नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ substantial question of law might be clear in your mind, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। There are few more sections that we need to read in this related to second appeal. So अभी हमने 100 पढ़ा था, इसमें सब basic provisions बताए थे second appeal के रिगार्ड में कि क्या क्या elements होते हैं। Section 101 states that no appeal second appeal is maintainable except on the grounds specified in the code, ठीक है। जो भी grounds इस CPC में mention है उनके अलावा किसी भी और ग्राउंड पे सेकेंड अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। मतलब जैसे जो भी एलिमेंट्स मेंशन है सेक्शन 100 में और 102 भी एक कंडीशन बताता है, एंड इफ उसके अलावा कोई और ग्राउंड पेश किया जाएगा तो उसके बेसिस पे सेकेंड अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। व्हाट डज सेक्शन 102 स्टेट्स? इट सेज दैट नो सेकेंड अपील लाइज इन एनी सूट वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी डज नॉट एक्सीड 25,000, ठीक है। ऐसे सूट जिसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका जो प्राइस जो उसका अमाउंट है वो 25,000 से कम का है, तो ऐसे किसी सूट के अंदर सेकेंड अपील लाई नहीं करेगी। सो देयर इज, हमें इससे पता चला कि एक बात सेट है कि इट इज एसेंशियल अगर आपको सेकेंड अपील लेके जानी है फॉर अ पर्टिकुलर सूट, सो दैट द अमाउंट ऑफ दैट ओरिजिनल सूट का सब्जेक्ट मैटर का इट शुड बी मोर देन 25,000, राइट। सो आई होप दीज आर द ग्राउंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव फर्दर। नाउ सेक्शन 100A, ठीक है, ये इनिशियली नहीं था, इसको लेटर ऑन इंसर्ट किया गया था बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द नो लेटर्स पेटेंट अपील। या सो व्हाट डज इट सेज? नो लेटर पेटेंट्स अपील। लेटर पेटेंट्स अपील इज एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ सिंगल जज इन द सेम कोर्ट। लेटर पेटेंट अपील क्या होती है? वो अपील जो कि किसी सिंगल जज के डिसीजन के अगेंस्ट उस सेम कोर्ट में अगर ले जाई जाती है उस डिसीजन के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज लेटर पेटेंट अपील। फॉर से एक कोर्ट है,
ठीक है, उस कोर्ट के एक सिंगल जज ए ने किसी सूट पे डिसीजन दिया, ठीक है, फिर आप उस जज के डिसीजन के अगेंस्ट अगर अपील लेकर जाते हो विद इन द सेम कोर्ट, ठीक है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लेटर पेटेंट अपील. सेक्शन 100 इज इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 1976. इट इनैक्ट्स दैट नो फर्दर अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ सिंगल जज इन अ सेकेंड अपील. ठीक है, उस सिंगल जज के अगेंस्ट आप एक सेकेंड अपील नहीं लेकर जा सकते हो. सच अपील अमाउंट्स टू अ थर्ड अपील बिकॉज अदरवाइज दैट अपील वो एक थर्ड अपील कंसिडर किया जाएगा. एंड फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमाइजिंग द डिले इन द फाइनलिटी ऑफ एजुडिकेशन इट इज नॉट डिजायरेबल टू अलाउ मोर देन 2 अपील्स. और बहुत सारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स और बहुत ज्यादा किसी भी केस में डिले ना हो उसको मिनिमाइज करने के पर्पज से और किसी भी कोर्ट में एक फाइनल एडजुडिकेशन मिले, ठीक है, फाइनल डिसीजन मिले कोर्ट में पार्टीज को, सो उस पर्पज से 2 अपील से ज्यादा अलाउड नहीं की गई है. इट इज नॉट डिजायरेबल टू अलाउ मोर देन 2 अपील्स, राइट. सो आई होप आपको नो लेटर पेटेंट अपील समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन कि क्या लिमिटेशन है फॉर सेकेंड अपील. सो सेकेंड अपील लाइज टू हाई कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री अपील्ड अगेंस्ट. ठीक है, जिस दिन आपका फर्स्ट अपील पास का डिसीजन पास हुआ उसके उस दिन से लेके 90 days के विद इन आप हाई कोर्ट में सेकेंड अपील के लिए जा सकते हो एंड यू कैन ले डाउन द सेकेंड अपील विद इन 90 days फ्रॉम दैट पीरियड. ये इसका लिमिटेशन है. नाउ 103 सेक्शन 103 सेज पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिसाइड इशू ऑफ फैक्ट. देखो अभी हमने लाइक वी डिस्कस जस्ट नाउ दैट इन द सेकेंड अपील ऑलवेज द क्वेश्चन ऑफ लॉ शुड बी डिसाइडेड. ठीक है, उसी के ऊपर ही आप डिसीजन देंगे हाई कोर्ट, राइट. एंड फर्स्ट अपील में ऑप्शन था कि द क्वेश्चन कैन बी ऑफ लॉ, ऑफ फैक्ट एंड इवन ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ फैक्ट एंड लॉ. बट 103 बात कर रहे हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस के बाद इशू ऑफ फैक्ट को भी डिसाइड करने का पावर हाई कोर्ट के पास होता है इन द सेकेंड अपील. लेट्स रीड व्हाट डज इट से. Though no second appeal lies on a question of fact, when such appeal is already before High Court and the evidence on record is sufficient, it may decide any issue of fact necessary for the disposal of appeal. ठीक है, तो बोल रहे कि हाँ although एक प्रोविजन नहीं है कि सेकेंड अपील के अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिस्कस किया जाए, बट अगर वो अपील ऑलरेडी हाई कोर्ट के पास है, राइट, और उसके सारे जितने भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है वो भी सफिशिएंट है कोर्ट के पास, तो इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि कोर्ट जो है वो उस इश्यू ऑफ फैक्ट के ऊपर जो है डिसीजन दे सकती है और उस अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोजल कर सकती है ऑफ अपील, राइट. इफ सच इशू, अब 2 कंडीशंस हैं इसमें. फर्स्ट थिंग इज इफ सच इशू हैज नॉट बीन डिटरमाइंड आइदर बाय द ट्रायल कोर्ट और बाय द अपीलेट कोर्ट और बाय बोथ. ठीक है, कंडीशन पहला ये है कि उस अपील को अब तक ना तो ट्रायल कोर्ट ने डिटरमाइन किया है, उसमें फाइनल डिसीजन दिया है, ना ही अपीलेट कोर्ट ने, या दोनों में से किसी ने भी नहीं, तो कर सकता है, राइट. एंड सेकंड थिंग इज इट हैज बीन रॉन्गली डिटरमाइंड बाय सच पार्टीज बाय रीजन ऑफ दैट डिसीजन. ठीक है, या फिर जो अगर डिटर्मिनेशन किया भी है किसी पार्टी ने तो वो गलत किया गया है, दैट उसमें गलत डिसीजन मिला है, ठीक है, इन रॉन्ग डिटर्मिनेशन हुआ है, तो दैट्स अगर ऐसी 2 कंडीशंस हैं देन हाई कोर्ट कैन ऑल्सो डिसाइड द इशू ऑफ फैक्ट. सो आई होप आपको 103 समझ में आ गया होगा. देयर इज अ केस इससे ही रिलेटेड है, दैट इज जादू गोपाल चक्रवर्ती वर्सेस पन्नालाल भौमिक एंड अदर्स. In this case, the question came up before the court that whether the compromise decree was obtained by fraud. Question ये था कि क्या जो compromise decree होती है, हमने पढ़ा था 96 का एक clause में था, सब section में था, जिसमें consent दोनों parties आपस में कर लेते हैं कि will not go for appeal, फिर उसमें appeal नहीं ले जा सकते. तो अगर कोई ऐसी compromise decree पास हुई है जो यही क्वेश्चन में कि क्या वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन की गई है, सो द कोर्ट हेल्ड दैट दो इट्स प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, नन ऑफ द लोअर कोर्ट्स हैज डेल्ट विद द क्वेश्चन वेदर द डिक्री वाज ऑब्टेन बाय कमिटिंग अ फ्रॉड ऑन द कोर्ट. तो क्योंकि माना कि ये प्योरली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लेकिन अभी तक लोअर कोर्ट में से किसी ने भी इस पे डिसीजन नहीं दिया है, ठीक है, अपने इसमें डिटर्मिनेशन नहीं दिया है, इसको डील नहीं किया है कि वेदर क्या ये फ्रॉड से ऑब्टेन हुई है नहीं. एंड हेंस दिस कोर्ट कैन लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 103. और इसीलिए हाई कोर्ट के पास क्योंकि कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो एज पर सेक्शन 103 उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को उसमें डिसीजन अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, राइट. सो आई होप आपको सेक्शन 100 101, 102, 100A, 103 आपको क्लियर हो गया होगा. सो ये सारे के सारे प्रोविजन सेकंड अपील को डील करते हैं. नाउ जल्दी से कंक्लूजन देखते हैं, देन वील सम अप द वीडियो. सो द राइट टू अपील अराइजेस एज सून एज जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय अ कंपीटेंट कोर्ट. ठीक है, तो ये राइट टू अपील है, चाहे वो फर्स्ट अपील का राइट हो या सेकंड अपील का राइट हो, ये उसी मोमेंट से अराइज हो जाता है जिस वक्त जो कंपीटेंट कोर्ट है वो अपना जजमेंट प्रोनाउंस करती है,
right? And it is not essential that such right is given only to the party to on whom an adverse decision is pronounced, but it is applicable to both the parties. देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्स पार्टी के पास ही राइट होता है कि वही अपील कर सकता है. इट ओनली द एडवर्स पार्टीज राइट टू अपील. नहीं, दोनों पार्टीज के पास इक्वल राइट्स होते हैं दैट दे कैन गो फॉर अपील, राइट. एंड द सेकेंड अपील इज हर्ड इन केसेज इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. और अब तक इतना वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड अपील जो है सिर्फ उन्हीं केसेस में डील की जाती है, उन्हीं केसेस में सुनी जाती है जिसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, राइट. इन द एंड लेट्स एंड इट विद अ केस रामजी भगाला वर्सेस कृष्णराव बागरा. So an appellate court cannot partly admit and partly reject a second appeal under section 100 and 101. It should either admit it wholly or reject it wholly. तो यहाँ ये बोला गया है कि अपीलेट कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो पार्टली एडमिट कर ले कि हाँ इट इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लॉ और वो उसको एज अ सेकेंड अपील कंसिडर करे, और पार्टली उसको रिजेक्ट कर दे एज पर अंडर सेक्शन 100 एंड 101. नहीं, या तो उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करना होगा, एडमिट करना होगा, या फिर उसको होल हार्टेडली उसको रिजेक्ट करना होगा. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कि पार्टली वाला सीन. ठीक है, तो गाइज ये हमारा अपील फ्रॉम अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज इज डन. अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर देम, राइट. एंड आई गेस मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है विद ऑल द थिंग्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड केसेस. और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो सो गाइज यू कैन गिव इट अ लाइक. दिस रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क मोर एंड मोर हार्ड फॉर यू गाइज कि मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और आप लोगों की मदद होती है. आप लोगों के मैं इतने ब्यूटीफुल कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अप्रिशिएटिंग वर्ड्स लिखते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स. और ये वाला वीडियो भी आपको कैसा लगा उसका भी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा. सो दिस वाज इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग लॉ वीटा. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.